हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। दिस इज़ रवि वर्मा। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 क्लाइमेक्स ऑफ पार्ट 9। अब आप लोग सोचेंगे सर ये कौन सा पार्ट है। तो हम लोग यहाँ पर फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी का एक ऐसा पोर्शन देखने वाले हैं जो कि प्रीवियस पार्ट 9 में रह चुका था। तो मैंने यहाँ पर इसे क्लाइमेक्स नाम दे दिया है। ठीक है, तो चलिए मैं इंडेक्स बता देता हूँ आपको। यहाँ पर आप लोग सीखने वाले हैं जुडिशरी के बारे में, यानी कि जो हाई कोर्ट वाला पोर्शन था उसे हम लोग पूरा सीखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हाई कोर्ट देखेंगे और हाई कोर्ट के फंक्शंस क्या होते हैं, उसकी पावर क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जुडिशरी के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चला जाएगा यहाँ से। देखिए, जुडिशरी क्या है। जुडिशरी गवर्नमेंट का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, ठीक है, जो कि लॉ को इंटरप्रेट करने का काम करता है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के वर्क करता है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। जुडिशरी गवर्नमेंट के तीनों लेवल पर वर्क करता है। किस तरह से, देखिए, अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करें तो सेंट्रल लेवल पर सुप्रीम कोर्ट वर्क करता है। स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट वर्क करेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हर स्टेट में उसका एक हाई कोर्ट होता है। तो यहाँ पर मैंने एमपी का एग्जाम्पल लिया है, मध्य प्रदेश का, क्योंकि हम लोग एमपी बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोकल लेवल पर। तो लोकल लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वर्क करता है और उसके जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं वो वहाँ पे वर्क करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हम जुडिशरी की एक डेफिनेशन है यहाँ पर। द जुडिशरी इज डेट ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। जो न्यायपालिका होती है जिसे हम जुडिशरी कह रहे हैं वो गवर्नमेंट की ब्रांच है। इसे आप ऑर्गन भी कह सकते हैं, जो क्या करती है, लॉ को इंटरप्रेट करती है, लॉ की व्याख्या करती है, डिस्प्यूट को सेटल करती है, जितने विवादित मामले कोर्ट में आते हैं उन सभी को रिजॉल्व करने का काम करती है, सेटल करती है और लोगों को न्याय दिलाती है। ठीक है, जितने भी सिटीजन्स होते हैं उन सभी को जस्टिस दिलाने का काम करती है। तो ये तो हो गई जुडिशरी की डेफिनेशन। इस वाले पार्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे स्टेट लेवल पर जो कोर्ट वर्क करती है जिसे क्या कहा जाता है, हाई कोर्ट कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको एक हाई कोर्ट दिखाई दे रही है जो कहाँ की है, मध्य प्रदेश की है। कहाँ पे सिचुएटेड है ये, हाई कोर्ट जबलपुर में। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी स्टेट ऑफ द यूनियन हैज़ अ हाई कोर्ट, यानी कि हर राज्य में उसका एक हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय होगा। जैसा कि मध्य प्रदेश का कहाँ पर है, जबलपुर में है। लेकिन आगे क्या कहा गया है कि जो 24 अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें यह कहा गया है कि अगर पार्लियामेंट चाहे, पार्लियामेंट इफ सो विशेष, तो वो दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज के लिए एक हाई कोर्ट डिसाइड कर सकती है। ठीक है, एक हाई कोर्ट को सेटअप कर सकती है। अभी यहाँ पर क्या हो रहा था कि एक स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट था, लेकिन पार्लियामेंट अब ये भी कर सकती है कि अगर उसको उसको लगता है कि दो या दो से ज़्यादा स्टेट या यूनियन टेरिटरीज के लिए एक हाई कोर्ट सेटअप किया जा सकता है तो वो कर सकती है। इसके अलावा द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज सिचुएटेड, ये हम लोग देख चुके हैं। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर है, जबलपुर में सिचुएटेड है। लेकिन फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द पीपल, लोगों की सुविधा के लिए इसकी दो बेंचेस बनाई गई है। ठीक है, बेंचेस जिसे हिंदी में खंडपीठ कहा जाता है। एक कहाँ पर है, ग्वालियर में है, और दूसरी कहाँ पर है, इंदौर में है। ठीक है, तो इन दोनों के हम पिक्स भी यहाँ पे देख लेते हैं। ये इंदौर का हाई कोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, खंडपीठ, और ये ग्वालियर की है। ठीक है, लोगों की सुविधाओं के लिए दो बेंचेस बना दी गई है। नॉर्मली लोग इसे ब्रांचेस के नाम से जानते हैं कि हाँ, हाई कोर्ट इंदौर में भी है, ग्वालियर में भी है। ठीक है, तो आई होप ये पूरा आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम यहाँ पर कि हाई कोर्ट का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, यानी कि इसमें जजेस कैसे, कहाँ से आते हैं, कितने होते हैं, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इनकी संख्याओं में कमी वृद्धि कैसे की जा सकती है। तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे देखा जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। जजेस का अपॉइंटमेंट, इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है। तो देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट का जो सबसे बड़ा जज होता है जिसे चीफ जस्टिस कहा जाता है, मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है। ठीक है, उसका अपॉइंटमेंट देश के राष्ट्रपति करते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। लेकिन जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो अपॉइंटमेंट अपनी मर्जी से नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसे ज़रूरत पड़ती है कंसल्टेशन की। ठीक है, तो वो किसकी कंसल्ट यहाँ पर लेगा, तो यहाँ पर कंसल्ट लेने के लिए दो व्यक्ति सामने आते हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और दूसरा उस पर्टिकुलर स्टेट का, जिसके ये चीफ जस्टिस बनाने जा रहे हैं, उस स्टेट के गवर्नर। ठीक है, मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहा है।
ठीक है, लेकिन कंसल्ट किसकी लग रही है यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की और उस पर्टिकुलर स्टेट के राज्यपाल की यानी कि गवर्नर की। ठीक है, ये दोनों बंदे राष्ट्रपति जी की हेल्प करते हैं, इनको कंसल्ट करते हैं, तब जाकर प्रेसिडेंट जी क्या करते हैं, चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट करते हैं। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट तो करवा दिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि अदर जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करेगा यहाँ पर। तो उनका अपॉइंटमेंट भी कौन करेंगे, प्रेसिडेंट ही करेंगे। लेकिन यहाँ पर कंसल्टेशन के लिए एक व्यक्ति और बढ़ जाएगा, दो तो आपको यहाँ सामने दिखाई दे रहे हैं, तीसरा कौन होगा, चलिए देखते हैं। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये सेकेंड गवर्नर ऑफ द स्टेट, थर्ड कौन हो जाएगा, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। ठीक है, तो ये तीन बंदे कंसल्टेशन का काम करते हैं यहाँ पर। उसके बाद प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अदर जजेस को अपॉइंट करते हैं। आई होप अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, नंबर ऑफ जजेस यानी कि कितनी संख्या हो सकती है। देखिए एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये कहा गया है कि नंबर ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जजेस की संख्याएं होती है उसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, अगर उसको ऐसा लगता है तो। ठीक है, एज पर द नीड, आवश्यकता के अनुसार इसमें कमी या वृद्धि प्रेसिडेंट के द्वारा की जा सकती है। तो यहाँ पर अपने 2 पॉइंट खत्म होते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस और नंबर ऑफ जजेस। चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, फंक्शंस एंड पे एंड अलाउंसेस। ठीक है, यानी कि जजेस को मिलने वाला जो वेतन है, जो भत्ते हैं और उनका जो टेन्योर है उसके बारे में बात होगी। इनका अपॉइंटमेंट तो हो चुका है, पिछली स्लाइड में कर दिया। अब देखते हैं कि ये कितनी उम्र तक अपनी पोस्ट पर बने रहते हैं। तो देखिए द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट कैन रिमेन इन देयर ऑफिस टिल द अटेनमेंट ऑफ 62 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 62 ईयर्स की एज तक ये अपने ऑफिस पर बने रहते हैं। लेकिन इफ़ दे सो विश, अगर ये चाहते हैं कि इस उम्र से पहले मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, तो ये रिज़ाइन कर सकते हैं, अपनी पोस्ट से त्यागपत्र दे सकते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट भी इन्हें रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी प्रोसेस को यूज़ करके, इम्पीचमेंट की प्रोसेस को यूज़ करके। ठीक है, देखिए 2 कंडीशन यहाँ पे चल रही है। एक कंडीशन वो जहाँ पर जज खुद रिज़ाइन कर रहा है, और दूसरी कंडीशन कौन सी है, प्रेसिडेंट वाली यहाँ पर, जिसमें प्रेसिडेंट इन्हें रिमूव करते हैं इनके समय से पहले। कौन सी प्रोसेस को यूज़ करके, इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग को। इसको मैं आगे शॉर्ट में बताऊंगा आपको। इसके अलावा इनके जो पे और अलाउंसेस होते हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड होते हैं, और एक बार जब ये डिसाइड हो जाते हैं तो इनकी पोस्ट के दौरान इनको बीच में रिड्यूस नहीं किया जाता है। तो एक प्लस पॉइंट होता है जजेस के लिए ये, इसलिए इंडिपेंडेंट तरीके से अपना वर्क करते हैं, किसी का कोई दबाव इनके ऊपर नहीं होता है। अब आगे देखते हैं इम्पीचमेंट को। देखिए इम्पीचमेंट है क्या, ये एक प्रोसेस होती है। ठीक है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसका यूज़ प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए यूज़ किया जाता है, इस प्रोसेस को। ठीक है, इम्पीचमेंट की प्रोसेस को। अब इसमें होता क्या है, इसमें ये देखा जाता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया जा रहा है, ठीक है, कोई मिसबिहेव है या फिर इनकेपेसिटी अगर साबित हो जाती है इन लोगों की, ठीक है, तो उसके बाद इनको इनकी पोस्ट से समय से पहले क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे हम देख रहे हैं अभी फ़िलहाल हाई कोर्ट के जजेस की बात हो रही है, तो पार्लियामेंट में रिजोल्यूशन पास होगा। ठीक है, वहाँ पर इन चीज़ों को रिजोल्यूशन के द्वारा साबित किया जाता है, और ये चीज़ें फिर प्रेसिडेंट के पास पहुँचाई जाती है कि हाँ ये मेजोरिटी से रिजोल्यूशन पास हो चुका है। फिर प्रेसिडेंट क्या करता है, इसे अपनी पोस्ट से रिमूव कर देता है। तो रिजोल्यूशन का जो तरीका होता है, इन दोनों पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, तो आप इसे स्टडी करिएगा। ठीक है, इस पर से रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड होता है यहाँ पर। अब हम लोग देखते हैं नंबर 4, क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस। ठीक है, जजेस बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो सबसे पहला तो हिंदुस्तान का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा शुड बी लेस देन 62 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि उसकी उम्र 62 से कम होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट नंबर सी, शुड हैव वर्कड एज अ डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, उसने डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज के रूप में 10 साल तक काम किया हो। इसके अलावा वर्कड एज एन एडवोकेट इन 1 और मोर हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स। देखिए 2 कंडीशन उसने यहाँ पे मांगी है। सबसे पहली कंडीशन कि उसने जज के तौर पे काम किया हो, कौन सा जज, डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज के तौर पर 10 सालों तक काम किया हो। इसके अलावा उसने वकील के रूप में काम किया हो एक या एक से ज़्यादा हाई कोर्ट में 10 सालों तक। ठीक है, 2 कंडीशन है यहाँ पर, इन दोनों में से कोई सी भी एक पूरी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बीच में और लिखा हुआ है।
एंड इन द प्रेसिडेंट्स व्यू शुड बी द रिऑन जूरिस्ट, यानी थर्ड कंडीशन उसने बताई है कि प्रेसिडेंट की नज़रों में वो व्यक्ति बिल्कुल एक अच्छा न्यायविद हो, ठीक है, मतलब कि जज बनने के काबिल हो। तो ये तीन कंडीशन है जजेस की क्वालिफिकेशन है। क्लियर, समझ में आ चुकी होगी। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 पर, अदर मैटर्स। पॉइंट नंबर फर्स्ट, द जजेस हैव टू टेक एन ऑथ ऑफ ऑफिस, यानी कि अपनी पोस्ट को ऑक्यूपाई करने से पहले उनको शपथ लेना होगी, ओथ लेना होगी। शपथ ग्रहण समारोह आपको यहाँ सामने दिखाई दे रहा है। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। देखिए, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ कंसल्ट करके, आपस में विचार विमर्श करके, ये हाई कोर्ट के एक जजेस का ट्रांसफ़र किसी और हाई कोर्ट में कर सकता है, ठीक है। यानी कि हो क्या रहा है यहाँ पर, हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफ़र हो रहा है, और वो ट्रांसफ़र कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहा है। किसकी कंसल्टेशन के साथ में, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन के साथ में। पॉइंट नंबर थर्ड, रिटायर्ड जज की बात कर रहा है यहाँ पर। देखिए, हाई कोर्ट से अगर कोई जज रिटायर हुआ है तो फिर वो उसी स्टेट में अपनी प्रैक्टिस को जारी नहीं रख सकता है, ठीक है। ना ही हाई कोर्ट की सबॉर्डिनेट जो कोर्ट होती है, जो छोटी छोटी कोर्ट होती है, जो हाई कोर्ट से छोटी होती है, वहाँ पर भी वो अपनी प्रैक्टिस को जारी नहीं रख सकता है। पहली कंडीशन तो ये हो गई। लेकिन ये जज किसी और स्टेट में, ठीक है, हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस को जारी कर सकता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। अगर कोई जज रिटायर हुआ है हाई कोर्ट से, तो वो उसी स्टेट की हाई कोर्ट में या उसकी छोटी वाली जो कोर्ट होती है वहाँ पर वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। लेकिन वो जज प्रैक्टिस कर सकता है किसी और स्टेट की हाई कोर्ट में, ठीक है, या फिर सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। नाउ पॉइंट नंबर 4, द वर्क्स और पोस्ट ऑफ द जजेस कैन नॉट बी क्रिटिसाइज्ड, यानी कि जज के जो वर्क होते हैं, जो उसके काम होते हैं, उसकी जो पोस्ट होती है, ठीक है, उसकी आलोचना नहीं की जा सकती, उसकी बुराई नहीं की जा सकती है, ठीक है। इसलिए सम्मान के साथ इनका नाम लिया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय। इसके अलावा द डिसीजन ऑफ दिस कोर्ट कैन नॉट बी क्रिटिसाइज्ड इन द पार्लियामेंट। देखिए, संसद में या फिर विधानसभाओं में कोर्ट के द्वारा लिए गए डिसीजंस की आलोचना नहीं की जाएगी, उनको क्रिटिसाइज वहाँ पे नहीं किया जा सकता है। द हाई कोर्ट हैज़ द पावर टू पनिश, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो हाई कोर्ट के पास में ये पावर है कि वो उसे सजा दे सके, पनिश कर सके। नाउ, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट। देखिए, इसके कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ पावर्स होती है जो आपको यहाँ सामने शो हो रही है। वन बाय वन इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है प्राइमरी जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन होता क्या है? देखिए, ऐसे केसेस जो केवल और केवल हाई कोर्ट में ही प्रेजेंट किए जा सकते हैं, तो ये तो उसका अधिकार हो गया, उसका क्षेत्राधिकार हो गया, ठीक है। तो इसे ही कहा जाता है प्राइमरी जुरिस्डिक्शन। अब इसमें सबसे पहला आता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट, ठीक है, यानी कि ऐसे डिस्प्यूट जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर वाले होते हैं, संवैधानिक मामला उसके अंदर शामिल होता है, तो ये केवल हाई कोर्ट में ही सबमिट किए जा सकते हैं, ठीक है, किसी और कोर्ट में से सबमिट नहीं किया जा सकता है। इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी जुरिस्डिक्शन। सेकंड पर आता है परमिशन टू अपील। देखिए, द हाई कोर्ट गिव परमिशन टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट आपको परमिशन देता है कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट ने अगर ऐसा फैसला दिया है, उससे अगर आप सेटिस्फाई नहीं है, तो हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। लेकिन उसकी परमिशन कहाँ से मिलती है? हाई कोर्ट से मिलती है, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है परमिशन टू अपील। पॉइंट नंबर थर्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। देखिए, ऐसा कोई मैटर या फिर ऐसा कोई पॉइंट जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन ज़रूरी होता है, ठीक है, संवैधानिक व्याख्या जिस पर ज़रूरी होती है, और ऐसा कोई मामला सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास में है, तो हाई कोर्ट ऐसे मामले को कॉल कर सकता है, और इस केस पर डिसीजन फिर कौन देगा? हाई कोर्ट देगा, ठीक है। पॉइंट नंबर डी, डिस्प्यूट रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स। बिल्कुल सही है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो 6 कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं, ठीक है, तो उनके प्रोटेक्शन का काम किसके पास में होता है? हाई कोर्ट के पास में होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हाई कोर्ट नेसेसरी एक्शन क्या करता है? लेता है। इसके अलावा अपीलेट जुरिस्डिक्शन, यानी कि जो हाई कोर्ट है वो अपील भी सुन सकता है। लेकिन अपील किसकी सुनेगा वो? सिंपल सी बात है, हाई कोर्ट के नीचे जितनी भी कोर्ट्स होती है जो वो डिसीज़न देती है, और उनके डिसीज़न से अगर वो बंदे सेटिस्फाई नहीं है, तो वो अपील करने कहाँ जाएंगे? उसके ऊपर वाली कोर्ट में, यानी कि उसके ऊपर वाली कोर्ट कौन सी हो गई? हाई कोर्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर हाई कोर्ट भी अपील को सुन सकता है।
अगेंस्ट द डिसीजन गिवन बाय द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, उनके द्वारा। पॉइंट नंबर 2, अपीलेट जुरिस्डिक्शन। देखिए हाई कोर्ट के पास में ये राइट है कि वे अपील को सुन सकें। ठीक है, ये कौन सी अपील को सुनेगा? सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिए जाते हैं और उससे अगर वो बंदे सेटिस्फाई नहीं है तो फिर वो कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट में अपील करेंगे। और हाई कोर्ट के पास में भी ये राइट है कि वो अपील को सुन सके। लेकिन ये अपील दो तरह की हो सकती है। पहली होती है सिविल अपील और दूसरी होती है क्रिमिनल अपील। तो पहला हम समझेंगे सिविल अपील को। इसमें कौन कौन से मैटर्स आ जाते हैं? देखिए, डिस्प्यूट रिलेटिंग टू सेल ऑफ लैंड, यानी कि ज़मीन को किसी ने बेचा है, उससे संबंधित कोई विवाद है। परचेस ऑफ गुड्स से रिलेटेड कोई मामला है, रेंट का कोई मैटर है, डाइवोर्स के केसेस हैं, तो ये सारे सिविल मैटर कहलाते हैं। ठीक है, अगर ऐसे मामलों में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कोई डिसीजन देती है और अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप सिविल अपील करेंगे। कहाँ पर? हाई कोर्ट में। अब पढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग क्रिमिनल अपील्स के बारे में। तो क्रिमिनल केसेस कौन कौन से हो सकते हैं? चोरी का केस है, दहेज के लिए महिलाओं को परेशान करने वाला कोई केस है, मर्डर के केसेस हैं, तो ये सारे क्रिमिनल केसेस कहलाते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ने अगर आपको कोई डिसीजन दिया है और आप सेटिस्फाई नहीं है इन क्रिमिनल मामलों में तो आप इसके अगेंस्ट भी अपील कहाँ कर सकते हैं? हाई कोर्ट में कर सकते हैं। सिविल अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। देखिए डिस्ट्रिक्ट जज के डिसीजन के अगेंस्ट सिविल अपील की जा सकती है, लेकिन जहाँ पर पैसों का मामला कितना इन्वॉल्व होना चाहिए? 20,000 रुपये या उससे ज़्यादा का। इसके अलावा क्रिमिनल अपील्स भी की जा सकती है जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट या सेशन कोर्ट ने पनिशमेंट 10 या 10 साल से ज़्यादा का दिया हो, या फिर इसके अलावा कोई कैपिटल पनिशमेंट इन जजेस ने दिया हो, इस कोर्ट ने दिया हो, और किसी को मृत्युदंड की सज़ा दी गई हो। ठीक है, तो इन मामलों में ये जो डेथ सेंटेंस है, कैपिटल पनिशमेंट है, ये तभी इम्प्लीमेंट हो सकता है जब केवल और केवल हाई कोर्ट इसे अप्रूव करे। ठीक है, अगर हाई कोर्ट ने अप्रूव किया है तो ही ये इम्प्लीमेंट होगा, वरना नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे अपीलेट जुरिसडिक्शन की बात की है। अब बढ़ते हैं हम आगे। एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिसडिक्शन। देखिए हाई कोर्ट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। बिल्कुल सही है, हाई कोर्ट के नीचे जितनी भी कोर्ट होती है उन पर तो ये कंट्रोल करेगा ही करेगा। इसके अलावा ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की सारी फंक्शनिंग को डिसाइड करेगा, उनका मोड डिसाइड करेगा कि उन्हें कैसे काम करना है, उन्हें क्या करना है। इसके अलावा इट ऑल्सो डिसाइड द पॉलिसी ऑफ रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन ऑफ सर्विस कंडीशन। देखिए सबऑर्डिनेट कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी को डिसाइड करता है, उनकी सर्विस कंडीशन को डिसाइड करता है। इसके अलावा द हाई कोर्ट कैन कॉल फॉर एनी केस बीइंग ट्राइड इन सबऑर्डिनेट कोर्ट, यानी कि ऐसा कोई केस जो कि हाई कोर्ट से छोटी कोर्ट में चल रहा है तो उसको हाई कोर्ट कॉल कर सकता है, अपने पास बुला सकता है। अगला पॉइंट, हाई कोर्ट कंडक्ट इंस्पेक्शन। देखिए सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का इंस्पेक्शन भी हाई कोर्ट कर सकता है। ठीक है, जांच परख कर सकता है उसकी। हाई कोर्ट एक्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इन इट्स जुरिसडिक्शन। देखिए हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का काम भी करता है अपने जुरिसडिक्शन के अंदर। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है कि कोर्ट के द्वारा जितने भी डिसीजंस दिए जाते हैं उन सभी का रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, और फर्दर अगर कोई डिसीजन लिया जाता है तो उनमें उन रिकॉर्ड्स की हेल्प ली जाती है, एज ए एग्जाम्पल उनको काम लाया जाता है ताकि अगला जो डिसीजन है वो सही तरीके से लिया जा सके। अब यहाँ पर आता है राइट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। देखिए हाई कोर्ट के पास में ये राइट होता है कि वो इंक्वायरी कर सके। ठीक है, एनी सेंट्रल और स्टेट लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर की, यानी कि सेंट्रल स्टेट लॉ या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, गवर्नमेंट जो भी ऑर्डर देती है उन सभी की वो जांच परख कर सकता है। वो वहाँ पर वो चेक करेगा कि इन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने जो ऑर्डर निकाले हैं, जो लॉ पास किया है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के अकॉर्डिंग है। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये लॉ एंड ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हैं तो ये बिल्कुल नल और वॉइड हो जाएंगे। ठीक है, फिर इन लॉ या ऑर्डर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, बिल्कुल ये अवैध हो जाएंगे, इनकी कोई मान्यता नहीं रहेगी। तो ये होता है राइट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रॉम द अबव, देखिए ऊपर जितने भी पॉइंट हम लोगों ने देखे हैं इससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जो हाई कोर्ट है बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की तरह फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्टर है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा करता है, हमारे संविधान की सुरक्षा करता है। टू मेंटेन द इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियल कैरेक्टर ऑफ हाई कोर्ट्स। ठीक है, और यहाँ पर अपना उसकी जो इंडिपेंडेंसी होती है, जो उसका इम्पार्शियल कैरेक्टर होता है हाई कोर्ट का, उसको बिल्कुल मेंटेन करके रखा जाता है यहाँ पर, ताकि वो सही तरीके से डिसीजन दे सके।
कहने वाली बात ये है कि हाई कोर्ट जो होती है, जो सुप्रीम कोर्ट होती है, इवन जो जुडिशरी है सारी, वो इंडिपेंडेंट तरीके से अपना वर्क करती है, उनके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं होता है। द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट एंड हैज़ बिन केप्ट अवे फ्रॉम, और ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के प्रभावों से भी क्या रहती है, काफ़ी दूर रहती है। ठीक है, तभी ये इंडिपेंडेंट तरीके से अपना वर्क कर पाती है और सही डिसीजन जस्टिस लोगों को दे पाती है। तो यहाँ पर आपका ये जुडिशरी पूरा कंप्लीट होता है। कुछ और इन्फो मैंने यहाँ पे दे रखा है हाई कोर्ट के बारे में, तो आराम से इसे आप देखिएगा। सो आज के पार्ट में इतना ही। अगर आपको लगता है वीडियो नॉलेजेबल है, शेयरेबल है, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, और पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी नए पार्ट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।